ये चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 9, 10 और 11 है। 9 नंबर टॉपिक जो है आपके पास फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो और 10 नंबर है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव्स और 11 नंबर है आपके पास रॉकेट प्रोपल्शन। जो छोटे छोटे टॉपिक थे तो मैंने इसकी एक ही जो लेक्चर रिकॉर्ड किए। अच्छा सबसे पहले चलते हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। फर्ज किया कि आपके पास एक पाइप है, उसमें जो है वाटर आपके पास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसके सामने एक वॉल है। वो वाटर जो है वो v वेलोसिटी से मूव करता हुआ वॉल के साथ स्ट्राइक करता है। t वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है जो इनका कोलिजन टाइम है जब जब वाटर वॉल के साथ स्ट्राइक कर रहा है। हम बेसिकली ये निकालना चाह रहे हैं कि ये जो वाटर है इसकी वजह से वो वॉल के ऊपर फोर्स कितनी लगी है। लेकिन हमारी हेल्प यहाँ पे ये चीज करेगी कि हम पहले ये डिटरमाइन कर लें कि ये जो वॉल है इसने वाटर पे कितनी फोर्स लगाई है। तो आपको पता है कि जो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपके पास फोर्स के इक्वल होता है। सो दीवार ने जो वाटर के ऊपर फोर्स लगाई है उसकी वजह से वाटर में चेंज इन मोमेंटम आएगा। अब फर्ज किया कि वो जो एम मास वी वेलोसिटी के साथ जाके दीवार से टकराया था वो टकराने के बाद रेस्ट पे हो गया, तो इसका मतलब है कि उसका जो वाटर का फाइनल मोमेंटम है वो जीरो हो गया और उसका इनिशियल मोमेंटम जो था वो m इंटू वी था। अच्छा अब अगर हम कहें कि चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, तो ये चेंज इन मोमेंटम वाटर में आ रहा है। तो वाटर में जब चेंज इन मोमेंटम आ रहा है इसका मतलब दीवार ने उसके ऊपर फोर्स लगाई है। सो दीवार ने उसके ऊपर फोर्स लगाई है, ठीक है, फोर्स बाय द वॉल ऑन द वाटर। सो चेंज इन मोमेंटम विल बी इन वाटर और हो गया उसके पास फाइनल मोमेंटम ऑफ वाटर माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ वाटर और ओवर वो टाइम जिसमें ये चेंज आई। तो वो कोलिजन टाइम ही वो टाइम है जिसके अंदर ये मोमेंटम में चेंज आई है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स वॉल ने लगाई वाटर के ऊपर। सो ये आपके पास आ गई माइनस एम वी ओवर टी। अच्छा अब आपको पता है कि जितनी फोर्स जो है वो वॉल ने वाटर के ऊपर लगाई है उतनी ही फोर्स वाटर ने भी वॉल पे लगाई है, यानी कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। सो डायरेक्शन में ऑपोजिट होने की वजह से हम कहेंगे कि फोर्स बाय द वाटर ऑन द वॉल विल बी माइनस इनटू दिस फोर्स। सो आपके पास ये माइनस इंटू माइनस आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो m इंटू वी ओवर टी, यानी मास ऑफ वाटर m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 और ये t उसका जो स्ट्राइक टाइम है कोलिजन टाइम है। तो हम ये पुट करके जो वाटर जो फोर्स लगा रहा है वॉल के ऊपर तो वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा उससे आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। अच्छा इसमें ये है कि आप देखें कि ये आपके पास एक शेल है, गोला है, ये जो है वो गिर रहा है जमीन की तरफ आ रहा है। अच्छा अब इसका जो मोमेंट ये वर्टिकली जो है वो जमीन की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है। सो इसकी जो इस एम मास का ये गोला है और इस वी इसकी वेलोसिटी है। सो ये नीचे की तरफ यूं आ रहा है तो इसका मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। तो ये इसका जो है वो मोमेंटम है, यानी मोमेंटम को मैंने इस वेक्टर पी से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा अब ये हवा में आता हुआ यहाँ पे गोला जो है वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। अब जब ये बर्स्ट होगा ये हमने शो किया कि इसका ये पीस जो है ये इधर को जा रहा है। सो इस पीस का जो मोमेंटम होगा वो मैंने ये इस लाइन से शो किया। अब ये वाला पीस जो है ये इधर को जा रहा है, इसका मोमेंटम मैंने इस लाइन से शो किया। अब जब हम इनको इस यानी ये मोमेंटम इसको आप P1 कह लें, इसको P2 कह लें। सो अगर हम इन वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड होगा, यानी मैं ये P2 वेक्टर यहाँ से उठाऊंगा इसके हेड पे रख दूंगा तो ये P1 प्लस P2 आपके पास ये जो है इसका रिजल्टेंट है। या मैं इस P1 को उठाऊंगा P2 के हेड पे रख दूंगा। सो ये इसका क्या है रिजल्टेंट है। तो आप देखें कि इनका जो रिजल्टेंट बन रहा है तो उस वो आपके पास सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है जो कि आपके पास पहले मोमेंटम था। यही आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं।
एक आपके पास गन है और उसमें बुलेट है। गन का मास कैपिटल एम और बुलेट का मास स्मॉल एम। अच्छा, अब इनिशियली जो है वो गन भी और बुलेट भी दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है, तो उनका इनिशियल मोमेंटम जो है वो आपके पास जीरो हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो गन से फायर होता है। अच्छा, जब आपके पास वो फायर हुआ, आपको पता है कि गन जो है, ठीक है, उसमें से गोली निकलेगी, वो आगे को जाएगी। लेकिन आपको पता है कि जब जो है फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको बताया जाता है कि आपने ये शोल्डर के ऊपर इसको गन को स्टे करवाना है, ताकि वो जो आपके पास रिकॉइल वेलोसिटी होती है, यानी जब फायर होता है तो बंदूक जब पीछे को आती है तो वो जो है वो आपके लिए ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। तो एक्चुअली जब आपके पास इनिशियली जो आपके पास बुलेट भी और गन भी जब दोनों रेस्ट पे थे, उस वक्त भी उनका मोमेंटम जीरो था। अब असल में जब फायर हुआ है तो गोली का मोमेंटम आगे को जो है, वही बंदूक का मोमेंटम पीछे को आने का है। लेकिन एक्चुअली क्योंकि बंदूक की वेलोसिटी बहुत सॉरी बंदूक का मास बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बुलेट, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो इसकी वेलोसिटी होगी वो बहुत थोड़ी होगी। अब वही वेलोसिटी जो बंदूक की पीछे को आने की वेलोसिटी है गन की वी डैश, जिसको हम कह रहे हैं रिकॉइल वेलोसिटी भी कहते हैं, वो हमने डिटरमिन करनी है। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सहारा लेते हैं इसमें कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज जीरो है। अच्छा, अब ये जो आपके पास है कैपिटल एम, ये आपके पास गन का मास है। वी डैश गन की वेलोसिटी है, रिकॉइल वेलोसिटी जो उसकी पीछे को आने की वेलोसिटी है। ये आपके पास जो है बुलेट का मास है और ये बुलेट की आगे को जाने की वेलोसिटी है। तो ये है आपके पास, इन दोनों को हम ऐड करें तो ये आपके पास जो है सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम जीरो था, ये इसका फाइनल मोमेंटम है। अगर यहां से हम आप देखें कि इस टर्म को इधर ही रहने दे, इस टर्म को उठा के इधर ले आए तो ये यहाँ पे आके आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, अब ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो v डैश की जो v डैश जो वेलोसिटी होगी वो v के अगेंस्ट होगी। यानी आपके पास अगर बुलेट इधर को जा रही है तो आपके पास जो गन है वो अपोजिट जाएगी। अच्छा, अब यही v डैश अगर हमने फाइंड करनी है तो हम ये कैपिटल M यानी मास ऑफ द गन को हम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर देंगे। और ये जो आपको पता है कि बुलेट का मास कम होता है और गन का मास ज्यादा होता है, तो ये आपके पास आंसर बहुत छोटा आएगा। तो जब ये v से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर कम रहेगा। सो v डैश जो वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी होती है वो बंदूक का मास यानी गन का मास ज्यादा होने की वजह से आपके पास कम होती है और ये इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट होती है। सो इससे आगे चलते हैं, थर्ड टॉपिक है दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट बेसिकली आपको पता है कि इसमें ये जो ज्यादातर हिस्सा होता है ये फ्यूल का होता है, क्योंकि इसमें तकरीबन 10,000 केजी पर सेकंड जो फ्यूल जो होता है वो कंज्यूम हो रहा होता है हमारी ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए। तो एक अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो आपके पास जमीन के गिर्द ये जो आपके पास एटमॉस्फेयर है यानी हवा है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये एक क्योंकि रॉकेट्स ने तो मोर एंड मोर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करने होते हैं, स्पेस तक जाना होता है, स्पेस से आगे जाना होता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि रॉकेट ने वहां पे भी ट्रेवल करना है जहां पे आपके पास हवा मौजूद नहीं है, या थोड़ी बहुत हवा है, या उसके बाद आगे फर्दर स्पेस में जहाँ पे कोई हवा मौजूद नहीं वहां भी ट्रेवल करना है इसने। सो इसमें जो है आपको पता है कि कंबशन के लिए आपके पास जो ऑक्सीजन जो है वो लाजमी जुज्व है। सो इसमें जो है ना लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन भी होगी, यानी फ्यूल के साथ साथ, यानी फ्यूल यानी आप हाइड्रोजन आपके पास लिक्विड या सॉलिड हाइड्रोजन फॉर्म में आप इसमें फ्यूल होता है, साथ में इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भी होती है, क्योंकि सिर्फ हम जमीन के पास पास जो है तो ये ऑक्सीजन जो है वो जो हमारे एटमॉस्फेयर की है ये यूटिलाइज होगी, जब हम उससे आगे जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी। सो ये लिक्विड ऑक्सीजन जो है ये इसके साथ कैरी की जाती है, और मोर देन 80% जो जो आपके पास जो लॉन्च होती है उसका जो मोर देन 80% जो हिस्सा होता है वो फ्यूल पे ही मुश्तमिल होता है, और ये आपके पास कैस्केडेड फॉर्म में होता है। यानी आपने जो रॉकेट्स हैं उसके पोर्शन बनाए हुए होते हैं, जब एक हिस्सा अपना काम कर लेता है तो वो आपके पास जो रॉकेट से अलहदा कर दिया जाता है, ताकि वो उसका जो मास है रॉकेट का वो कम हो और उस वो जो है वो ग्रेटर स्पीड के साथ जो है वो ट्रेवल कर सके। अच्छा, अब इसमें देखें कि यहाँ शो किया गया कि आपके पास लिक्विड हाइड्रोजन है, लिक्विड ऑक्सीजन है, यहाँ पे कंबशन हो रही है। जब आपके पास कंबशन होती है ये जो गैसेस की जो
आपके पास प्रेशर है और उसकी जो वेलोसिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये 4000 मीटर पर सेकंड से भी ग्रेटर स्पीड से यहाँ से गैसेस जो हैं वो बाहर की तरफ जो है इजेक्ट होती हैं। अब ये जो इजेक्ट हो रही हैं गैसेस उनकी वेलोसिटी से v है और मास ऑफ द गैसेस जो पर सेकंड, अब ये सिंपल मास नहीं है, ये मास ऑफ द गैसेस पर सेकंड है जो कि इजेक्ट हो रहा है। तो ये मास ऑफ द गैसेस पर सेकंड जो इजेक्ट हो रहा है इनटू ये v, ये जो m इंटू वी है ये आपको अपवर्ड थ्रस्ट देगी। आप सोच रहे होंगे कि m इंटू वी तो आपके पास मोमेंटम होता है। सो यहाँ ये सिंपल मास नहीं है, ये है मास ऑफ द गैसेस इजेक्टेड पर सेकंड। तो ये मास ओवर टाइम है एक्चुअली। इनको जब v से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको वो अपवर्ड थ्रस्ट यानी कि वो फोर्स की वैल्यू देता है जो फोर्स रॉकेट के ऊपर ऊपर को लगती है। अब ये जो फोर्स रॉकेट के ऊपर ऊपर को लगेगी, ये फोर्स एम मास ऑफ द रॉकेट में, ये पूरे रॉकेट का मास समझ लें कैपिटल एम है, ये उस एम मास ऑफ द रॉकेट में ए एक्सेलरेशन जो है वो पैदा करेगी। अच्छा अब इसका ये समझ लें कि जितना मोमेंटम के गैसेस के बाहर निकलने का है ना, उतना ही मोर एंड मोर मोमेंटम जो है वो रॉकेट गेन करता रहता है। तो हर लम्हे जो है इसकी जो आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर ये जो अपवर्ड थ्रस्ट है ये एक्ट कर रही होती है। अच्छा अब यहाँ से अगर, हाँ क्योंकि ये अपवर्ड थ्रस्ट जो है एस एम मास ऑफ रॉकेट में ये एक्सेलरेशन पैदा करेगी। सो दिस अपवर्ड थ्रस्ट जो है प्रोड्यूस हो रही है इस m मास ऑफ द गैसेस इजेक्टेड पर सेकंड और v वेलोसिटी से इजेक्ट हो रही है, इसकी वजह से जो अपवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रही है वो m मास में a एक्सेलरेशन पैदा करेगी। सो ये अपवर्ड थ्रस्ट है, ये भी अपवर्ड थ्रस्ट है, हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे जो a है, यहाँ पे a की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, ये कैपिटल M मास ऑफ द रॉकेट जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा अब आप ये देखें कि जैसे जैसे ये गैसेस जो है यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये कंबशन हो रही है और ये गैसेस जो है बर्न आउट होती हैं, हाई प्रेशर पे जाती हैं और बहुत ज्यादा वेलोसिटी से जो है वो रॉकेट के रेयर से जो है वो बाहर निकलती हैं। जब ये बाहर निकल रही हैं तो अब इसका मतलब है कि जितनी वो गैस इंजन में कंज्यूम हो रही है वो उतना जो फ्यूल है वो आपके पास जो है वो जो बर्न आउट हो रहा है वो इंजन वो जो आपके पास रॉकेट है उसका जो कैपिटल एम मास है वो भी हर लम्हे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सो ये आपके पास जो है एम जो है वो ये रिड्यूस होता रहेगा। अगर आपके पास मास ऑफ द फ्यूल पर सेकंड जो इंजन में बर्न हो रहा है वो भी सेम है, ठीक है, तो ये जो m है ये तो इवेंचुअली आपके पास हर लम्हे हर अगले लम्हे पे ये टोटल मास ऑफ द रॉकेट रिड्यूस होता जा रहा है। तो इसका मतलब है आपके पास जो है एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट के साथ जो है वो रॉकेट मूव नहीं करते, बल्कि जितनी देर उनमें जो आपके पास जितनी देर उसके इंजन रनिंग कर रहे हैं, इंजन जो है वो फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, गैसेज इजेक्ट हो रही हैं, तो उतनी देर आपके पास जो ग्रेटर एंड ग्रेटर एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन हर लम्हे अगले लम्हे बढ़ता है। सो एक जैसे एक्सेलरेशन के साथ जो है यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी से नहीं जाता, इंक्रीजिंग वेलोसिटी तो होगी कि आपके पास जो एक्सेलरेशन जैसे यूनिफॉर्म होगा, लेकिन ये आपके पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ यानी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ ये जो है वो ट्रेवल करता है जब तक कि आपके जो इंजन है वो वर्क कर रहे हैं। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।